बायोलॉजी के चैप्टर 2 में सेट 1 1 से लेकर 5 तक चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स सेट 2 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सेट 2 है, इसमें आपको 10 तक प्रश्न मिलेंगे। हमने पहले ही बताया है कि छोटे छोटे वीडियो क्यों बनाते हैं और पाँच प्रश्नों का सेट आप लोगों को क्यों देते हैं। बहुत से बच्चे जानते हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको हम बात बता दें कि ऑब्जेक्टिव 1 घंटे का पेपर होता है, जो कि आपको 1 घंटे में करके देने पड़ते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी लिखना पड़ता है और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन करने आपको बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए आपको सभी सब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक सुनते और देखते चलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। तो पहले हम स्वपरागण की परिभाषा को जानेंगे। स्वपरागण लिख देंगे और डैश दे देंगे, इसके बाद हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। चलिए, यदि एक फूल के पराग कोश से निकले पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तब इसे स्वपरागण कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम परपरागण के बारे में जानते हैं। दूसरा है परपरागण। जब किसी पौधे के पराग कोश से निकले पराग कण उसी स्पीसीज के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे परपरागण कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण हम समझ गए। चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं कि द्विव निषेचन से आप क्या समझते हैं। और ये प्रश्न इंटर बोर्ड एग्जाम 2017 में ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न पर आप ज़्यादा जोर देंगे। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो चित्र बना करके भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं और इसके अंगों को, इसके जगहों को आप दिखा सकते हैं। चलिए पहले हम द्विनिषेचन के बारे में जानते हैं। प्रत्येक पराग कण में 2 पुंज युग्मक होते हैं। ये बीजांड द्वार से भ्रूण कोश तक पहुंचते हैं। आगे जानेंगे हम कि पुंज युग्मकों में से एक अंड के साथ संलयित होकर युग्मक का निर्माण करता है, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। दूसरा पुंज युग्मक द्वितीय द्विगुणित केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार एक भ्रूणकोश में 2 लैंगिक संलयन संपन्न होते हैं। इस घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। अगर कहेगा कि सचित्र वर्णन कीजिए तो आपको ये जो चित्र है आपको बनाना पड़ेगा और इसके बारे में दर्शाना पड़ेगा। चलिए हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कीट परागण वाले पौधों की विशेषताएं लिखिए। यानी कि कीट परागण वाले पौधों की क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में हमको लिखना है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इसका जवाब होगा कि कीट परागित पौधों की निम्न विशेषताएं होती है। ये एक लिखने का तरीका है। इसके बाद हम क्या क्या विशेषताएं हैं लिखेंगे। जैसे पहली विशेषता है कि पुष्प बड़े, रंग युक्त तथा आकर्षक होते हैं। यानी कि उसका फूल जो होता है बहुत बड़ा होता है, रंग युक्त यानी कि उसमें पूर्ण रूप से रंग होता है और आकर्षक देखने में लगते हैं। 2 नंबर देखेंगे विशेषता, पुष्प की पंखुड़ियाँ बड़ी होती हैं। छोटी होने की स्थिति में पुष्प के अन्य भाग बड़े तथा आकर्षक हो जाते हैं। पोइनसेटिया की पत्तियां फूल वाले भाग में अंशतः या पूर्णतः रंगीन होते हैं। तीसरी विशेषता है कि छोटे फूल एक साथ गुच्छे में खिलते हैं या संयुक्त होकर एक सिर बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप सूर्यमुखी। आप सूर्यमुखी का पौधा देखे होंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सूर्यमुखी के पौधे किस प्रकार से खिलते हैं और खिलने के बाद उनका क्या आकार और कितने आकर्षक लगते हैं। चौथी विशेषता है कि इनके खिलने का एक खास वक्त होता है तथा पराग कणकर्ता भी उपस्थित रहता है। 5वीं विशेषता है कि इनसे मकरंद स्रावित होता है जो कीटों को पोषण देता है। चलिए हम 6ठी विशेषता को जानते हैं। 6ठी विशेषता क्या है? पराग कणों की बाह्य सतह कांटेदार चिपकने वाली होती है, जो पराग कीट कहलाती है तथा कीटों में आसानी से चिपक जाती है। 7वीं विशेषता है कि बहुत सारे फूलों के परागकण खाने योग्य होते हैं, जिन्हें कीट खाते हैं, जैसे गुलाब और मैग्नोलिया। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है त्रिसंलयन क्या है? इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यह किस रूप में परिवर्तित होता है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। 3 केंद्रकों का मिलना त्रिसंलयन है, जो आवृत बीजों पौधों के पुष्पों में होते हैं। स्त्री केसर 8 केंद्रक युक्त होते हैं, यानी कि स्त्री केसर में 8 केंद्रक युक्त होते हैं, जिसमें भ्रूणपोष के बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्विगुणित यानी कि 2n केंद्रक बनाते हैं। 2 पुंज युग्मकों में से एक अंड के साथ तथा दूसरा इस द्विगुणित केंद्रक से संलयन कर 3n त्रिकेंद्रक युक्त रचना का निर्माण करता है। इसे ही त्रिसंलयन कहते हैं।
त्रिशलन की प्रक्रिया के उपरांत त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी कि 3N बारंबार सूत्रीय विभाजन कर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूणपोष विकसित होते ही भ्रूण तथा अंकुरण के दौरान नवोद्भिद के निर्माण तक पोषण प्रदान करती है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, पराग कोष की संरचना का सचित्र वर्णन करें। यानी कि पराग कोष की संरचना बना देना है, चित्र बना देना है और उसका वर्णन करना है कि क्या क्या उसके भाग में, कौन कौन से भाग में क्या क्या है, उसका क्या नाम होता है। चलिए पहले हम पराग कोष के बारे में जानते हैं। इसका जवाब है कि पराग कोष पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें पराग कण होते हैं। यह द्विपालित होता है। इसकी प्रत्येक पाली में 2 दीर्घाकृत स्थित कोष अर्थात पराग कोष विद्यमान होते हैं। आगे है कि प्रत्येक पराग कोष असंख्यक पराग कण धारण करता है। पराग कोष की भित्ति 4-5 परतों की बनी होती है। परिवर्धित होते हुए पराग कण मध्य परतों एवं टेपिटम के उत्पादों को उपभोग में लाते हुए मात्र बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा को अवशेष के रूप में छोड़ देते हैं। चलिए हम चित्र को समझ लेते हैं। चित्र समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अब हम चित्र को समझते हैं। आपको पराग कोष की संरचना को ये बना लेना है और इसके बाद कौन कौन सा भाग क्या कहलाता है उसके नाम को लिख देना है। तो ये चित्र हो गया और इसके बारे में भी हम लोग जान गए। देखिए ये हो गया पराग कोष की संरचना। इसके बाद हमको दिखा देना है बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य भित्ति कौन है, एरो का निशान दे करके, संवहन बंडल, टेपिटम और चतुष्टक।